गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको फैमिली ग्रेमिनी के जो रूटेसी फैमिली है उसकी शुरुआत हमने की थी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सुधारते हुए पहले उन टॉपिक को पूरा करेंगे जो कि अधूरे रह गए थे, हमारे ध्यान में नहीं रहे क्योंकि बीच में क्लास हुई नहीं, तो हम उनको लेकर के चलेंगे। सेमी टेक्निकल टर्म में ही है वो। हम लास्ट में जब पढ़ रहे थे तो पुंकेसर के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको पुंकेसरों की व्यवस्था के बारे में बता रहा था, अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन के बारे में हम बात कर रहे थे और उसके बाद फिर हमने सीधा ही क्या किया, रूटेसी को शुरू कर दिया। लेकिन उसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि फिर हम आगे फैमिली को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन कंसेप्ट जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है उसके बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम आगे का जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टेमन को लेकर के ही चलेंगे। तो स्टेमन की अरेंजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये एकांतरदलीय होता है, दलाभिमुख होता है, ठीक है। इसके अलावा द्विचक्कर पुंकेसरी भी होता है, दलाभिमुख द्विचक्कर पुंकेसरी भी होता है और बहुचक्कर पुंकेसरी भी पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चक्र पाए जाते हैं। तो आगे हम पराग कोश में कोष्ठों की संख्या के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ चैम्बर इन पॉलन सेक। अगला है नंबर ऑफ चैम्बर इन पॉलन सेक, ठीक है। ये हम कंप्लीट करके फिर फैमिली पढ़ेंगे, क्लियर। तो नंबर ऑफ चैम्बर में सबसे पहला आता है मोनोथीकस। मोनोथीकस यानी कि एक कोष्ठी होता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, एक कोष्ठी कहते हैं। एक कोष्ठी का मतलब ये है कि जब परागपुट में एक ही वेश्म हो, एक ही क्या हो, वेश्म हो, और पराग कोश का जब हम अनुप्रस्थ काट के देखते हैं तो हमें दो कोष्ठक ही दिखाई देते हैं, यानी कि इस तरह से एक ही क्या होता है, वेश्म होता है। तो ये एक ही है, तो इसलिए जब हम इसको टीएस इसकी काट के देखेंगे तो हमें इस तरह से क्या दिखाई देंगे, दो भाग इसके। जब इसको इस तरह से टीएस में काटेंगे तो हमें इस तरह से दो भाग इसके बने हुए दिखाई दे जाएंगे, यानी कि दो बीजाणुधानियाँ इसके अंदर बनती है। सीधी सी बात यह है कि जिसमें दो बीजाणुधानियाँ बनती है, लघु बीजाणुधानियाँ, वो तो होता है एक कोष्ठ की, और जिसमें चार बनती है, अब चार किस में बनती है, चार इसमें बनती है, इसमें तो दो ही बनेगी। और ये क्या है, ये हो गया द्विकोष्ठी, ये हो गया नंबर 2 है डाइथिकस, ये हो गया द्विकोष्ठी। अब इसको अगर हम इस तरह से टीएस काटेंगे तो हमारे पास चार लघु बीजाणुधानियाँ आ जाएंगी। इसको हम काटेंगे तो दो आएगी। तो इसका तो एग्जाम्पल हो जाता है मालवेसी। मालवेसी कुल के अंदर ये पाई जाती है। मालवेसी आपके सिलेबस में भी है। तो मालवेसी कुल में इस तरह से एक कोष्ठ की अवस्था पाई जाती है और द्विकोष्ठ की बाकी बहुत सारी फैमिली में पाई जाती है, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, एस्ट्रेसी के हैं। तो लगभग बाकी जो भी फैमिली है उसके अंदर द्विकोष्ठी अवस्था पाई जाती है। अगला है नंबर ऑफ चैम्बर के बाद आगे हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से पराग कोश के कौन कौन से भाग हैं। तो पुंकेसर में हम देखें तो इस तरह से 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। ऊपर ही ऊपर होता है इसमें पॉलन सेक, और जहाँ से ये कनेक्ट जो पू तंतु है इससे जुड़ा हुआ है फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया, और जहाँ से फिलामेंट ऊपर पॉलन सेक से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं कनेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से पुंकेसर के 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। पुंकेसर के 3 भाग तो हैं ही, लेकिन ये तो हो गई इसके भागों के बारे में। अब पुंकेसरों का स्फुटन कैसे होता है, पराग कोश का स्फुटन किस तरह से होता है, तो पराग कोश के स्फुटन की स्थिति किस प्रकार से होगी वो हम देखेंगे। तो पहली स्थिति है एक्सट्रोज, ठीक है, दूसरी है इंट्रोज। इसको हम इस तरह से देखेंगे, देखिए एक्सट्रोज को हम क्या कहते हैं, पराग कोश के स्फुटन की स्थिति का मतलब यही है कि स्फुटन स्थय कौन सी तरफ है। तो
एक्स्ट्रोज में तो इस तरह से होती है, जैसे ये पराग कोष जो है, वो जो परागपुट है, इस तरह से जो बाह्य दल या दल है उसकी तरफ इसकी क्या होगी, स्फुटन सतह होती है। एक्स्ट्रोज में कहाँ होती है, दलों की तरफ, यानी दल की तरफ पाई जाती है स्फुटन स्थिति। इस तरह से अगर हम पुष्प चित्र में देखेंगे इनको बना करके, तो इस तरह से जो स्फुटन सतह है वो कहाँ होगी, वो होगी दल की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये दल की तरफ स्फुटन सतह है। अगर हम इंट्रोज की बात करें तो इंट्रोज में कहाँ हो जाती है, ये इंट्रोज में हो जाती है अंडाशय की तरफ, यानी यहाँ पर हो जाएगी, ये अंडाशय की तरफ हो जाती है इस तरह से। तो अंडाशय की तरफ स्फुटन सतह तो हो जाती है इंट्रोज, और इस तरह से एक्स्ट्रोज में क्या होगा, दलों की तरफ स्फुटन सतह पाई जाती है। इसके बाद आगे हम इसमें देखें जो पूतंतु है उसका किस तरह से लगाव होता है पराग कोष पर। तो फिक्सेशन ऑफ एंथर अपॉन फिलामेंट अगला है फिक्सेशन ऑफ एंथर अपॉन फिलामेंट, यानी फिलामेंट पर किस तरह से एंथर का लगाव है। तो पहला आता है इसमें बेसी फिक्स्ड, प्रथम क्या है इसमें, बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड को हम कहते हैं आधार लग्न। ठीक है, पहला क्या है इसमें, आधार लग्न। तो आधार लग्न में पूतंतु पराग कोष के आधार पर जुड़ा हुआ होता है। किस तरह से, ये हो गया, ये जो है ये तो हो गया पराग कोष, ठीक है, ये आधार है इसका, तो यहाँ पर इस तरह से ये पूतंतु जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे इसके आधार पर पूतंतु जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो ये तो हो गया इसमें बेसी फिक्स्ड। और बेसी फिक्स्ड का उदाहरण क्या है, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज यानी सरसों, सरसों में इस तरह से आधार लग्न व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा केशिया फिस्टुला, केशिया फिस्टुला होता है अमलतास, इसके अंदर भी पाई जाती है। केशिया फिस्टुला जो है वो मीमोसोइडी कुल का उपकुल का पादप है, और ब्रेसिकेसी का जो है वो है ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। इसके बाद आता है डोर्सी फिक्स्ड, ये तो हो गया बेसी फिक्स्ड नंबर 1। अगला है डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ लगन कहते हैं। पृष्ठ लगन, पृष्ठ लगन में किस तरह से होती है, तो पृष्ठ लगन में इस तरह से जो पराग कोष है इस तरह से होंगे, ये हो गए पराग कोष। ठीक है, और इस तरह से इसके ऊपर क्या जुड़ा होता है, पूतंतु जुड़ा होता है, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो पृष्ठ भाग में अगर पूतंतु जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का जो लगाव है उसको हम कहते हैं पृष्ठ लगन। और ये पाया जाता है बोहिनिया में, कचनार में, बोहिनिया, ठीक है, सिट्रस में ही पाया जाता है। तो ये डोर्सी फिक्स्ड किस में होता है, सिट्रस और बोहिनिया में पाया जाता है। अगला आता है एडनेड। एडनेड का मतलब है संलग्न, नंबर 3, इनको मिटा देता हूँ। नंबर तीसरा क्या है इसमें, एडनेड। तीसरा नंबर 3, एडनेड को हम कहते हैं संलग्न। ठीक है, तो संलग्न में कैसे होगा, संलग्न में इस तरह से होता है कि जो इसकी बैक साइड है इसके ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर और नीचे यहाँ तक, यानी इसका जो पूतंतु का ये ऊपर वाला भाग है ये इसके पीछे से होकर के ऊपर तक गया है, यानी पूतंतु पराग कोष की पिछली संपूर्ण सतह पर आधार से शीर्ष तक जुड़ा हुआ होता है। तो ये पराग कोष की जो पिछली सतह है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीर्ष से नीचे आधार तक पूतंतु जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको एडनेड कहते हैं, और ये पाई जाती है माइकेलिया चंपाका में, यानी चंपा में, चंपा का जो पादप है उसके अंदर इस तरह से एडनेड अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर अगला, नंबर 4, वो है वर्सिटाइल। वर्सिटाइल को हम कहते हैं मुक्त दोली।
वर्सेटाइल यानी मुक्त दोली। अब मुक्त दोली में सभी घास सबने देखी है, तो घास पर इस तरह से मुक्त दोली जो है व्यवस्था होती है, बीच में एक स्पोर्ट होता है और यहाँ पर इस तरह से पूतंतु जुड़ा हुआ रहता है। तो जब पूतंतु पराग कोश की पिछली सतह पर एक बिंदु के रूप में संयुक्त हो, ये पिछली सतह है, ये दोनों पराग कोश है, तो पिछली सतह पर एक बिंदु के रूप में जुड़ा हुआ हो, जिससे पराग कोश मुक्त रूप से दोलन कर सकते हैं। तो ये लगातार आप देखते हैं कि इधर से इधर हिलते रहते हैं, इसीलिए इनको मुक्त दोली कहा जाता है। तो जो ग्रासेज हैं उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद आता है पुंकेसरों में इनकी व्यवस्थाओं से संबंधित जो और बातें हैं वो। तो स्टेमिनोड, स्टेमिनोड को हिंदी में कहते हैं बंध्य पुंकेसर, ठीक है, बंध्य पुंकेसर। स्टेमिनोड यानी बंध्य पुंकेसर। जब परागकोश तो हैं परंतु परागकोश में परागकण नहीं बनते हो या परागकोशी पूर्णतया अनुपस्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है। इसके अलावा अगला जो है वो है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोर को हम कहते हैं पुमंगधर, पुमंगधर, पुमंगधर। एंड्रोफोर को हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोर, गाइनोफोर, ये क्या होते हैं? पुमंगधर और जयांगधर। तो जब पुष्पासन के दलपुंज और पुमंग के मध्य, अब हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये हो गया डायग्राम, अब देखना अच्छी तरह से। तो पुंकेसर कहाँ है? अब ये पुंकेसर है, ठीक है, इस तरह से। और इससे ठीक नीचे क्या होते हैं? थोड़ा सा बड़ा बन गया, दोबारा से बनाते हैं इसको ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। तो ये तो हो गई अंडाशय की स्थिति, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से पुंकेसर जुड़ा हुआ है, ये हो गया पुंकेसर। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है दल, लेकिन दल से पहले इस तरह से एक विवर्धन पाया जाता है। ये जो विवर्धन है, इसके बाद यानी यहाँ पर ये पाया जाएगा इसमें दल, ठीक है। ये जो विवर्धन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंड्रोफोर। इसको हम क्या कहेंगे? पुमंगधर कहते हैं। जब पुष्पासन के दलपुंज और पुमंग के मध्य का पर्व एलोंगेटेड यानी कि विवर्धित हो जाता हो, तब तो इसको कहेंगे एंड्रोफोर। अगर हम गाइनोफोर की बात करें तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज के बीच में भी इस तरह से क्या है? एलोंगेटेड अवस्था पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या पाया जाता है? बाह्य दल पाया जाता है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि बाह्य दल और दल, सॉरी, जो नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ नहीं होता है, एक्चुअल में ये ऊपर होता है। ये तो हो गया एंड्रोफोर। और गाइनोफोर कहाँ होगा? अंडाशय और इस पुमंग, इनके बीच में होता है। अंडाशय और पुमंग के बीच क्या पाया जाता है? गाइनोफोर पाया जाता है। जो मैं नीचे बना रहा था वो यहाँ पर एलोंगेटेड हो जाता है इस तरह से पुष्पासन। तो ये दोनों अवस्थाएं कौन सी फैमिली में पाई जाती है? ये पाई जाती है कैपेरिडेसी में। और इसका एक पादप मुझे याद है, वो है क्लियोम विस्कोसा। तो क्लियोम विस्कोसा में इस तरह से एंड्रोफोर और गाइनोफोर पाया जाता है, ठीक है। कैपिरेसी कुल में ये व्यवस्था पुंकेसरों में पाई जाती है। इसके बाद आता है अगला, वो है जायांग, गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, जायांग। और जायांग का एक भाग क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है, ठीक है, अंडक जिसे हम कहते हैं। तो जायांग का एक भाग क्या कहलाएगा? कार्पल। जायांग होता क्या है? जायांग में क्या क्या होते हैं? जायांग में इस तरह से नीचे अंडाशय यानी ओवरी, ठीक है,
ये होती है स्टाइल और ये होती है स्टिग्मा। ये सारे भाग मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोशियम बनाते हैं। तो अंडकों के एक चक्कर को हम क्या कहते हैं? ज़ायांग कहते हैं। अंडकों के एक चक्कर को हम क्या कहेंगे? ज़ायांग कहेंगे। और अंडकों की संख्या ज़ायांग में क्या क्या होती है? तो नंबर ऑफ कार्पल्स इन गाइनोशियम, नंबर ऑफ कार्पल इन गाइनोशियम। गाइनोशियम में अंडकों की संख्या क्या क्या है? तो जब ज़ायांग में एक ही अंडक हो तब तो होता है मोनोकार्पिलेरी, ठीक है, यानी एक अंडपी। अगर दो हैं तो बाईकार्पिलेरी, अगर तीन है तो ट्राईकार्पिलेरी, और अगर चार है तो टेट्राकार्पिलेरी, और अगर पाँच है या पाँच से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पिलेरी, ठीक है। तो मल्टीकार्पिलेरी यानी एक अंडपी, द्विअंडपी, ठीक है, इस तरह से। तो जब ज़ायांग में एक ही अंडक हो, अब देखें हम किस तरह से उदाहरणों से हम समझेंगे। देखिए, एक ही अंडक का मतलब ये है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया एक ही अंडक। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है? एक ही अंडक है। जब आप मटर की फली को इस तरह से काटोगे तो आपको जब ऊपर से देखोगे उसको तो आपको केवल क्या दिखाई देगा? एक ही अंडक इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो जो हम टीएस में देखते हैं तो हमें कितने अंडक दिखाई देते हैं, उसके आधार पर ज़ायांग में अंडकों की संख्या का निर्धारण होता है। तो इस तरह से मटर के जो मटर है उसको हमने इस तरह से टीएस में काटा, या उसके अंडाशय को टीएस में काटते हैं तो हमें किस तरह का दिखाई देगा? ये इस तरह से एक अंडपी दिखाई देता है। क्लियर? तो ये पाया जाता है लेग्यूमिनोसी कुल में, पैपिलियोनेसी में, ठीक है। इस तरह से एक अंडपी व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद आता है द्विअंडपी अवस्था। द्विअंडपी अवस्था में इस तरह से दो अंडक पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो अंडक जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जैसे है ये द्विअंडपी अवस्था है। क्लियर? इस तरह से ये द्विअंडपी अवस्था है। और द्विअंडपी अवस्था का उदाहरण है कंपोजिटी, जिसे हम एस्टेरेसी भी कहते हैं। कंपोजिटी सूरजमुखी का कुल है, तो सूरजमुखी के कुल में इस तरह से द्विअंडपी अवस्था पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद आता है त्रिअंडपी। तो जब ज़ायांग में तीन अंडक हो, तीन किस तरह से होते हैं? तीन इस तरह से होते हैं। तो तीन में देखें हम, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो इस तरह से तीन अंडक अगर हैं टीएस में देखने पर तो त्रिअंडपीय व्यवस्था दिखाई देती है। ये पाया जाता है लिलिएसी कुल में, ठीक है। लिलिएसी जो प्याज का कुल है, प्याजी का, एस्पोडिलस का कुल है, एलियम सिपा का कुल है, वहाँ पर ये त्रिअंडपीय अवस्था पाई जाती है। इसके बाद आता है नंबर अगला, त्रिअंडपी के बाद पंचअंडपी और बहुअंडपी अवस्था भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। आगे आता है एपोकार्पस। एपोकार्पस इसे हम कहते हैं पृथक अंडपी। पृथक अंडपी का मतलब यही है कि जब अंडक अलग अलग हों, यानी जब दो से अधिक अंडक हों और वो परस्पर जुड़े हुए ना हों। परस्पर जुड़े हुए ना हो करके वो कैसे हों? स्वतंत्र हो, ठीक है। तो होता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका रेननकुलेसी। रेननकुलेसी के पादप जो हैं वहाँ पर एपोकार्पस यानी पृथक अंडपी अवस्था पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस यानी कि संयुक्त अंडपी। अगर संयुक्त अंडपी अवस्था है तो वहाँ पर जो प्लेसेंटा है सभी मिलकर उसको क्या करते हैं? उसमें भागीदार होते हैं, यानी कि जुड़े हुए रहते हैं, आपस में परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पाई जाती है सोलेनेसी कुल में। सोलेनेसी कुल है कौन सा? सोलेनम ट्यूबरोसम का, यानी कि आलू का जो कुल है
उसके अंदर इस तरह से युक्तांड की अवस्था पाई जाती है। ठीक है। इसी तरह से देखिए हम आगे जानेंगे कोष्ठकों की संख्या, अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या। तो नंबर ऑफ चैम्बर इन ओवरी, ओवरी में, अंडाशय में अंडकों की जो कोष्ठक की संख्या क्या है। तो एक कोष्ठकी का मतलब क्या है, ये एक ही कोष्ठक है। ठीक है, इस तरह से ये एक कोष्ठक में ही है। क्लियर, बहुकोष्ठकी नहीं है ये, मटर क्या है, एक कोष्ठकी है। इस तरह से एक ही कोष्ठक होता है। दूसरा, अगर द्विकोष्ठी है तो ये द्विकोष्ठी हो गया। इस तरह से एक इधर वाले कोष्ठक में है और एक इधर वाले कोष्ठक में है। ठीक है। त्रिकोष्ठकी में इस तरह से हो गया, ये त्रिकोष्ठ की अवस्था है, सॉरी ये इस तरह से। तो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये और तीसरा हो गया ये हो गया त्रिकोष्ठ की अवस्था। चार कोष्ठक हैं तो इस तरह से चार बना दो, ये हो गया चार कोष्ठक की व्यवस्था। एक इसमें है, दूसरा इसमें है, तीसरा इसमें है और चौथा इसमें है। ठीक है। इस तरह से नॉर्मली क्या होता है, कोष्ठकों की संख्या किस पर निर्भर करती है, अंडकों की संख्या पर निर्भर करती है। इसी तरह से बहुकोष्ठ की भी होता है और पंचकोष्ठ की भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति, पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। पहला आता है इसमें सुपीरियर। जब हम पुष्पीय सूत्र लिखेंगे तो वहाँ पर सुपीरियर इन्फीरियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सुपीरियर अगर है तो जी को हम इस तरह से जितने अंडक हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, जितने भी अंडक हैं। ठीक है, अंडक या ओव्यूल की संख्या उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं तो हो जाता है सुपीरियर। तो सुपीरियर में किस तरह से होगा, सुपीरियर को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती या उधर्ववर्ती, उधर्ववर्ती भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरह से डायग्राम से आपको बताते हैं। ये हो गया अंडाशय, ये पुंकेसर, ये दल और ये बाह्य दल और ये फिर नीचे पुष्पासन। तो पुष्पासन पर जब आप देखेंगे तो ओवरी की पोजीशन कहाँ है, सबसे ऊपर है, यानी सबसे ऊपर ओवरी है, उसके नीचे बाकी के तीनों पार्ट जो है वो लगे हुए हैं। तो अंडाशय पुष्पासन पर सबसे शीर्ष स्थिति में होता है, यानी पुष्प कैसा है, जायांगधरी होता है। इसको हम क्या कहेंगे, पुष्प अगर इस तरह का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जायांगधरी पुष्प कहते हैं। तो नींबू में, कपास में इसी तरह की अवस्था पाई जाती है। ठीक है, यानी सिट्रस और गॉसिपियम स्पीसीज में, सिट्रस स्पीसीज और गॉसिपियम, गॉसिपियम क्या होता है, कपास होता है। तो कपास और जो नींबू है उसमें इस तरह से सुपीरियर व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 है इसमें, वो है अर्ध अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती। तो पुष्पासन से संयुक्त होता है और अन्य चक्र, जो अंडाशय है वो पुष्पासन से संयुक्त होता है और अन्य चक्र कैसे होते हैं, ऊपर लगे हुए रहते हैं। एक प्यालेनुमा संरचना बन जाती है इस तरह से। देखिए ये तो हो गया, और ये एक प्यालेनुमा संरचना में इस तरह से आ जाता है। ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्यालेनुमा संरचना हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं। क्लियर। दोबारा से बनाते हैं। ये तो हो गई ओवरी। ठीक है, अब ओवरी से इतर यहाँ पर जो इस तरह से एक प्यालेनुमा संरचना का विकास होता है।
यानी ये जो भित्ति है, किसकी भित्ति? पुष्पासन की भित्ति ओवरी की भित्ति से संयुक्त नहीं होती है। ठीक है, इसको हम अर्ध ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर पुंकेसर और बाकी के दोनों भाग लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम अर्ध ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं, और ये पाई जाती है ककड़ी में और धनिये में। धनिये और ककड़ी के अंदर इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। सॉरी, नहीं, धनिये में नहीं होती है, ये होती है गुलाब में। गुलाब में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, गुलाब। ये हो गया अर्ध ऊर्ध्ववर्ती। इसके बाद आता है अधोवर्ती, इन्फीरियर। तो इन्फीरियर में क्या होता है? इन्फीरियर में ये संयुक्त हो जाता है। ठीक है, संयुक्त यानी अंदर जो भित्ति है वो जुड़ जाती है। अंडाशय की भित्ति किससे जुड़ जाती है? जो बाहर का पुष्पासन है उससे अंडाशय की भित्ति संयुक्त हो जाती है, और संयुक्त होने के बाद बाकी के भाग इस पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भित्ति है ये संयुक्त हो चुकी है इस तरह से, और यहाँ पर ये जैसे पुंकेसर, ये बाकी के, हाँ, इस तरह की जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं अर्धवर्ती यानी कि अधोवर्ती, इसको हम कहते हैं। ये पाई जाती है धनिये में। ठीक है, ये पाई जाती है धनिये में, अर्धवर्ती। क्लियर? अब देखिए, जो ऊर्ध्ववर्ती है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अंडक कितने हैं? 2 हैं, तो अंडरलाइन कर दिया। तो ये तो हो गई ऊर्ध्ववर्ती। अर्ध ऊर्ध्ववर्ती में इस तरह से एक है अंडक, तो इसके सामने हम एक लाइन लगा देते हैं। और इसी तरह से अगर इन्फीरियर है ओवरी तो इस तरह से ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो ये साइन है किसके? ये जब हम पुष्पसूत्र लिखते हैं उसके साइन। क्लियर? आगे इसमें बीजांड विन्यास, पुष्पासन और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।